गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे अपना लेक्चर 2 CUCT अकाउंटेंसी का। तो जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमने दो अकाउंट बनाए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो आज हम देखेंगे कि इनके अंदर जो जो ये एप्रोप्रिएशन और जो जो ये कंपल्सरी पेमेंट्स आ रही हैं, इनका इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कैसे करना है हमें, लाइक इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट, मैनेजर की सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, जर्नल रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इन सब का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट कैसे करना है, इनके कैसे कैसे हमारे पास इफेक्ट आते हैं, ये सारा कुछ हमने इस वीडियो के अंदर हमने देखना। तो जैसे कि हमारे पास सबसे पहली जो एडजस्टमेंट है, या सबसे पहला जो हमारे पास मेनली जो 4 कंपल्सरी पेमेंट आती है वो आती है इंटरेस्ट ऑन लोन की। तो अब इंटरेस्ट ऑन लोन के अंदर हमारे पास बेसिकली दो चीजें आती हैं। व्हेन लोन इज गिवन बाय फर्म टू पार्टनर, जब वो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है। एंड सेकंड आएगा व्हेन लोन इज गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, जब वो लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो जब कोई लोन पार्टनर ने फर्म को दिया है तो उसके ऊपर तो हमें पता है कि अगर हमारी डीड क्या रहती है, साइलेंट, और इट इज अवर कंपल्सरी पेमेंट, तो डीड हमारी क्या रहेगी, साइलेंट रहेगी, और हमें इंटरेस्ट ऑन लोन जो पे करना पड़ेगा वो पे करना पड़ेगा 6% पर एनम के हिसाब से। लेकिन जब कोई भी लोन फर्म ने दिया है पार्टनर, तो इसकी ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो नॉर्मल लगेगा एज पर डीड। बट अगर डीड साइलेंट है, अगर डीड हमारी क्या है, साइलेंट है, तब इसके ऊपर हम कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगी फर्म, कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर से चार्ज नहीं कर सकती है। और जैसे कि हम इसकी एक एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से पार्टनर ए गिव लोन टू फर्म ऑन 1st October as year ended 31st March. So calculate interest on loan if deed is silent. तो अगर हमारी डीड क्या है, साइलेंट है, तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि ये लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है या पार्टनर ने फर्म को दिया है। तो इस केस के अंदर हमारे पास क्या है कि ये लोन ए मींस पार्टनर था, उसने दिया है फर्म को, तो ये फर्म के लिए क्या है, कंपल्सरी पेमेंट है। तो इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा। किस हिसाब से देना पड़ेगा, एट 6% पर एनम के हिसाब से। और जो 6% पर एनम है, वो 6% जो इंटरेस्ट है वो पूरे साल का है इस पर्टिकुलर अमाउंट के ऊपर। लेट से अमाउंट थी 1 लाख। तो अब हमने बट लोन कब दिया है, 1 अक्टूबर को लोन दिया है। तो इस 1 अक्टूबर के लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ का। तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 6/12 और 6% के हिसाब से। 6/12 हमने टाइम पीरियड क्यों लिया, बिकॉज जो लोन दिया था वो कब दिया था, ऑन 1 अक्टूबर को हमने क्या दिया था, लोन दिया था। तो जो इसके ऊपर इंटरेस्ट रेट लगेगा वो लगेगा 3000। और इसी के अंदर सेम केस के अंदर अगर हमें ये बोला होता कि फर्म विल गिव लोन टू पार्टनर बी ₹2 लाख, तो इस केस के अंदर क्या हम कोई इंटरेस्ट देंगे, नहीं, बिकॉज इफ डीड इज साइलेंट, तो जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। बट जिस लोन को पार्टनर ने फर्म को दिया है
उसके ऊपर इंटरेस्ट देना ही देना पड़ेगा, बट जो लोन फर्म ने पार्टनर को दिया है उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो ये तो था हमारे पास कॉन्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन का। और अगर हमारे पास जो लोन दिया है वो विद इन द ईयर दिया है तो उसके अंदर हमने टाइम पीरियड का इफेक्ट डालना है, क्योंकि जो लोन है वो 1 अक्टूबर को, 1 सितंबर को, 1 जनवरी को कभी भी दे सकता है वो पार्टनर। तो उतने टाइम पीरियड का ही हमने उसको क्या देना है, इंटरेस्ट देना है, बिकॉज जो हमारा इंटरेस्ट रेट होगा वो होगा 6% पर एनम के हिसाब से। बट अगर क्वेश्चन हमें ये बोल दे कि ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन देना है और उस इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करना है अकॉर्डिंग टू डीड एंड दैट इंटरेस्ट वुड बी 10%, और उसके आगे वर्ड पर एनम वर्ड ना दे वो, अगर क्वेश्चन हमें पर एनम वर्ड नहीं दे रहा तो इट मीन्स इस केस के अंदर हमने क्या करना है, इस केस के अंदर हमने टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। टाइम फैक्टर इज इग्नोर्ड और सिंपल हम उस 1 लाख के ऊपर 10% का इंटरेस्ट रेट चार्ज कर लेंगे विदाउट टेकिंग टाइम पीरियड। चाहे वो लोन पार्टनर ने फर्म को 1 अक्टूबर को दिया हो, 1 नवंबर को दिया हो या 1 मार्च को ही क्यों ना दिया हो, बट जब वर्ड पर एनम वर्ड ना दिया हो, बिकॉज पर एनम का मतलब है जो आप इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो वो पूरे साल का 10% है। तो इसी वजह से अगर हम वो पूरे साल का 10% है तो जितने महीनों का, साल के अंदर जितने महीने का हमने इंटरेस्ट लोन दिया होता है उतने महीने का ही क्या लगता है, इंटरेस्ट लगता है। बट जब वर्ड हमारे पास पर एनम ना दिया हो तो हम टाइम फैक्टर को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे और सिंपल विदाउट टेकिंग टाइम पीरियड हम सिंपल उसका क्या निकाल देंगे, इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो ये तो था हमारे पास इंटरेस्ट ऑन लोन का कॉन्सेप्ट। हमारे पास जो सेकंड कॉन्सेप्ट आता है वो आता है रेंट पेड टू अ पार्टनर। तो ये भी हमारी एक कंपलसरी पेमेंट है, बिकॉज कई बार क्या करता है पार्टनर अपना कोई घर या अपना कोई बिजनेस की प्रॉपर्टी बिजनेस को फर्म को दे देता है यूज करने के लिए, तो उसके ऊपर वो एज ए नॉर्मल इंटरेस्ट के रूप, एज ए नॉर्मल रेंट के रूप में वो क्या करता है फर्म पार्टनरशिप फर्म से चार्ज करता है। और पार्टनरशिप फर्म के लिए इट इज लाइक अ कंपल्सरी पेमेंट, इट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और कंपल्सरी पेमेंट की पार्टनरशिप को वो पे करनी ही करनी पड़ेगी। तो रेंट पेड टू अ पार्टनर इट इज अ कंपल्सरी पेमेंट और पार्टनरशिप को देनी ही देनी पड़ेगी। थर्ड हमारे पास जो केस आता है वो आता है कंपल्सरी पेमेंट विल बी मैनेजर्स कमीशन, मैनेजर्स कमीशन या सैलरी। तो मैनेजर की जो कमीशन है या जो सैलरी है इट इज ऑल्सो अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और अ कंपल्सरी पेमेंट, बिकॉज जो मैनेजर है वो फर्म का पार्टनर नहीं है, इट इज अ थर्ड पर्सन फॉर्म ऑफ फर्म। चाहे फर्म को प्रॉफिट हो चाहे फर्म को लॉस हो, फर्म को तो मैनेजर को कमीशन देनी ही देनी पड़ेगी, इट इज लाइक अ कंपल्सरी पेमेंट। तो बेसिकली हमारे चैप्टर के अंदर हमें ये 3 कंपल्सरी पेमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन, रेंट पेड टू अ पार्टनर एंड मैनेजर्स कमीशन। जब फर्म प्रॉफिट के, जब जितना भी फर्म का प्रॉफिट होगा फर्म उस प्रॉफिट में से इन तीनों कंपल्सरी पेमेंट्स को माइनस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा दैट प्रॉफिट शुड बी गोन इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जो वो प्रॉफिट बचेगा फर्म के पास उसको फर्म किसके अंदर ट्रांसफर कर देगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर, जिसके अंदर उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में क्या कर दिया जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हमारे पास कुछ एप्रोप्रिएशन आती हैं। हमने देखना है कि उन एप्रोप्रिएशन का इंडिविजुअल ट्रीटमेंट हमने कैसे करना है। तो जो सबसे पहले हमारे पास एप्रोप्रिएशन आती है वो आती है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो जो सबसे पहले हमारे पास एप्रोप्रिएशन है उसका नाम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेसिकली पार्टनर्स जो भी कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं उसके ऊपर उन्हें एक इंटरेस्ट रेट चाहिए, बिकॉज वो बोलेंगे कि लेट से ए है और बी है, इन्होंने पैसा बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। अगर ये इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट ना करते तो ये कहीं ना कहीं अपने बैंक में रखते
और बैंक इनको क्या देता, एक नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देता ही देता, बैंक इनको एक नॉर्मल इंटरेस्ट रेट पे करता। तो पार्टनर्स ने कहा कि अगर हम इस पैसे को बैंक में ना रखकर बिजनेस में रख रहे हैं तो वी वांट इंटरेस्ट फ्रॉम दैट बिजनेस, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और ये पार्टनर्स को कब दिया जाएगा, जब फर्म के पास क्या होगा, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो जैसे ही हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले हमने जो चीज याद रखनी है वो ये है कि जो इंटरेस्ट होगा कैपिटल के ऊपर वो हमेशा लगेगा ऑन ओपनिंग कैपिटल, वो हमेशा लगेगा ऑन ओपनिंग कैपिटल। अब ओपनिंग कैपिटल मींस, ओपनिंग कैपिटल का मतलब है कि शुरुआत के अंदर जब बिजनेस, जिस दिन का हम अकाउंट्स बना रहे हैं, लेट्स से अगर अकाउंटिंग पीरियड हमारा है 1 अप्रैल 2018 से लेकर 31 मार्च 2019 तक, तो 1 अप्रैल 2018 को जो हमारी कैपिटल होगी उसके ऊपर हम इंटरेस्ट लगाएंगे और पूरे ईयर का इंटरेस्ट लगाएंगे। बिकॉज अगर हमने इंटरेस्ट देना है तो 1 अप्रैल के ही देना पड़ेगा। तो 1 अप्रैल 2018 के ऊपर जो भी हमारी ओपनिंग कैपिटल होगी, या तो हमें ये क्वेश्चन के अंदर गिवन होगी, नहीं तो हमें इसको फाइंड आउट करना होगा और ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही हमारा क्या लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगेगा। और 31 मार्च 2019 इज अ क्लोजिंग ईयर, तो क्लोजिंग ईयर के ऊपर नहीं लगता, ओपनिंग ईयर के ऊपर लगता है कि शुरुआत में कितना पैसा बिजनेस में पार्टनर्स ने इन्वेस्ट किया और कितना उसके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया और एट लास्ट उनकी कैपिटल कितनी होगी। और फिर ये जो कैपिटल इस साल की क्लोजिंग है ये अगले साल की क्या हो जाएगी, ओपनिंग हो जाएगी। तो फिर उसके ऊपर क्या लगेगा, ये कॉन्टिन्यूटी से चलता रहेगा। तो बेसिकली हमें इतनी बात पता चली कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमेशा किसके ऊपर लगेगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर लगेगा। और हमेशा हम क्या करते रहते हैं, कुछ ना कुछ एडिशंस करते रहते हैं कैपिटल के अंदर, तो उसका भी हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर क्या देना पड़ेगा, इफेक्ट देना पड़ेगा। लाइक वी आर टेकिंग एन, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एग्जाम्पल देखें हम कि लेट्स से ए कैपिटल, एक पार्टनर था ए, उसकी कैपिटल थी एज ऑन 1 अप्रैल 2018 will be 5 lakh, or during the year on 1 October they introduce, उसने क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था 2 lakh एज एडिशनल कैपिटल। तो 2 लाख उसने किसके इंट्रोड्यूस किए थे, एडिशनल कैपिटल के इंट्रोड्यूस किए थे। And then ₹1 lakh withdrawn from business। तो 1 लाख जो था उसने उसको क्या किया था, बिजनेस से विड्रॉ किया था। तो हमारे पास एक पार्टनर था ए, उसने क्या किया था 1 अप्रैल 2018 को उसकी जो कैपिटल थी वो थी 5 लाख, और इस साल 1 अक्टूबर को उसने 2 लाख रुपए एडिशनल कैपिटल के रूप में क्या किए थे, इंट्रोड्यूस किए थे, और 1 लाख रुपए उसने अपने बिजनेस से क्या किए थे, विड्रॉ किए थे। तो फाइंड आउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट है वो है हमारे पास 10% पर एनम। तो पर एनम का वर्ड हमें इसके अंदर ही पता है कि अगर पर एनम हमें दिया हुआ है तब हमने टाइम फैक्टर को देखना है, अदरवाइज हमने टाइम फैक्टर को क्या करना है, इग्नोर करना है, और डायरेक्टली हमने उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को लगा देना है, डजंट मैटर वो कैपिटल हमने कब दी है। तो जैसे हम बात करें कि ऑन 1 अप्रैल 2018 एंड 31 मार्च 2019, तो इसके अंदर शुरुआत के ऊपर पार्टनर ने कितने की कैपिटल दी, लेट्स से 5 लाख। तो इस 5 लाख को फर्म ने पूरे साल यूज किया, और हम या तो इसको ऐसा ले सकते हैं या ले सकते हैं कि 5 लाख 1 अप्रैल 2018 को इन्वेस्ट कर दिए, और उसके बाद ऑन 1 अक्टूबर 2018 फर्म ने 2 लाख रुपये और इन्वेस्ट किए। मींस जो कैपिटल थी 5 लाख वो बढ़कर कितनी हो गई, 7 लाख, एंड फर्म ने 1 लाख रुपीज विड्रॉ किए। तो हम इसकी डेट लिख देते हैं कि फर्म ने जो 1 लाख रुपीज क्या किए, विड्रॉ किए बिजनेस से, और ये किए फर्म ने बेसिकली 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी को
फर्म ने 1 लाख रुपीस क्या किए, पार्टनर ने विड्रॉ कर लिए, तो जो पार्टनर की कैपिटल बची वो 7 लाख से कितनी होगी, 6 लाख, और क्लोजिंग कैपिटल जो होगी फर्म की वो कितनी होगी, वो होगी 6 लाख। तो अब हमें इसके ऊपर क्या निकालना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि 5 लाख था और उस 5 लाख को कितने कितने मंथ्स तक हमने यूज किया। तो 5 लाख के ऊपर हम 10% इंटरेस्ट देंगे और उसको हमने कितने महीने तक यूज किया, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि 6 मंथ तक हमने उसको क्या किया, यूज किया। तो उसके ऊपर 6 मंथ का हम क्या लगाएंगे, इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। प्लस देन हमारी कैपिटल कितनी होगी थी, 7 लाख, और इस 7 लाख को हमने कितने महीने तक यूज किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो इस 7 लाख को हमने 3 मंथ्स तक अप्रोक्सीमेटली क्या किया है, यूज किया है। तो एंड देन हमारे पास क्या था, 1 जनवरी को हमारी कैपिटल कितनी होगी थी, 6 लाख। तो इस 6 लाख को हमने नेक्स्ट 3 मंथ्स तक क्या किया है, यूज किया है। तो टोटल हमने पूरे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज कर लिया है, 6 मंथ 5 लाख के ऊपर, 3 मंथ 7 लाख के ऊपर और 3 मंथ 6 लाख के ऊपर। हम एक बार इस चीज को दोबारा देखते हैं कि जैसे हमने शुरुआत में बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया, 5 लाख, एंड देन इट विल बी बिकम 7 लाख, और ये 7 लाख कब हुआ, ऑन 1 अक्टूबर। मींस 5 लाख को सिर्फ 6 अक्टूबर तक हमने 5 लाख यूज किया, देन हमारी कैपिटल 7 लाख होगी, तो 7 लाख के ऊपर इंटरेस्ट देंगे। एंड देन ऑन 1 जनवरी हमारी कैपिटल कितनी होगी, 6 लाख। तो मींस 7 लाख को सिर्फ 3 मंथ्स यूज किया, एंड देन 6 लाख को नेक्स्ट 3 मंथ यूज किया। तो उसके हिसाब से हमें पता चल गया 6 + 3 + 3, तो पूरे 12 मंथ हमने अपने पैसे को यूज किया, और कितनी कितनी अमाउंट को हमने क्या किया, यूज किया। तो अगर हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालें तो 7 लाख के ऊपर 10%, 70,000 1/4 आ गया 17,500, और ये आ गया 15,000। तो इसका हमने अगर टोटल इंटरेस्ट निकाला है तो ये 57,500 विल बी अवर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इट इज द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किसके ऊपर लगेगा, ओपनिंग कैपिटल से ये चलेगा। और अगर हमारे पास कई बार क्वेश्चन में हमें क्या होता है, वी हैव गिवन कैपिटल लाइक एज कैपिटल, ये हमारा सेकंड केस है कि एज कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2019 वुड बी 6 लाख। ड्रॉइंग्स ड्यूरिंग द ईयर will be 2 lakh. Share of profit given to A यानी कि will be 1 lakh. Find interest on capital which is 10% per annum. तो अब हमें क्वेश्चन देखकर पता चल रहा है कि हमारे पास कौन सी कैपिटल है, इट विल बी अवर क्लोजिंग कैपिटल। तो सबसे पहले हमें कौन सी कैपिटल निकालनी पड़ेगी, ओपनिंग कैपिटल। देन वी हैव टू फाइंड इंटरेस्ट ऑन अवर ओपनिंग कैपिटल विच विल बी 10% पर एनम। तो ओपनिंग कैपिटल अगर हमने फाइंड आउट करनी है तो एक तो हम अपने कैपिटल अकाउंट से भी फाइंड आउट कर सकते हैं बहुत इजीली, और अगर सेकेंडली हमने इसको अगर ओपनिंग कैपिटल को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम एक छोटा सा फॉर्मूला भी यूज करते हैं। बेसिकली ये फॉर्मूला नहीं है, इट इज अ बेसिक कॉन्सेप्ट लाइक क्लोजिंग कैपिटल, जो हमारी क्लोजिंग कैपिटल थी, तो क्लोजिंग कैपिटल थी हमारी 6 लाख प्लस ड्राइंग्स कितनी थी हमारी, ड्राइंग्स थी हमारी 2 लाख, और लेस इफ एनी शेयर ऑफ प्रॉफिट। बिकॉज क्लोजिंग कैपिटल के अंदर हमने क्या किया होगा, ड्राइंग्स को माइनस कर रखा होगा, तो दोबारा से उसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, और प्रॉफिट के जो शेयर को वो हमने क्या किया होगा, ऐड किया होगा। तो अब हम उसको क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इट विल बी बिकम अवर ओपनिंग कैपिटल। तो ये कितनी आ गई हमारे पास ओपनिंग कैपिटल, 7 लाख। तो अगर हम इसको सिंपल कंसेप्ट से देखें तो अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल होती है 7 लाख, तो उसके अंदर जो हमें इस साल का प्रॉफिट मिला है उसको क्या करते हैं हम, ऐड बैक, और जो ड्राइंग्स होती है उसको क्या करते हैं, माइनस। तो हमारे पास क्या निकल कर आता, क्लोजिंग कैपिटल। बट हमने उस कॉन्सेप्ट को क्या कर लिया, रिवर्स कर लिया, ताकि हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वी आर फाइंडिंग अवर
ओपनिंग कैपिटल। और अगर हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई है, ओपनिंग कैपिटल विल बी 7 लाख, तो इसके ऊपर इंटरेस्ट एंड कैपिटल कितना था 10% एंड 70,000 विल बी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये हमारा जो सारा टॉपिक था ये था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर। चलो इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट एप्रोप्रिएशन होती है इट विल बी पार्टनर्स सैलरी। तो पार्टनर को जो सैलरी हम दे सकते हैं उसको एक तो मंथली भी दे सकते हैं, क्वार्टरली भी दे सकते हैं एंड एनुअली भी दे सकते हैं। तो अगर हमने पार्टनर को जो सैलरी दी है वो मंथली दी है, लेट्स से 5,000 पर मंथ, बट जब हम एप्रोप्रिएशन तो वो पूरे साल का बना रहे हैं तो हमें इससे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, ताकि हम पूरे के पूरे ईयर की सैलरी बता सके कि पूरे के पूरे ईयर की सैलरी उसकी कितनी थी। देन सेकेंडली अगर उसकी जो सैलरी होगी वो 5,000 पर क्वार्टर होगी तब हम उसको कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, बिकॉज इन एन ईयर देयर इज अ 4 क्वार्टर। ऑन अगर उनकी सैलरी एनुअली हमें दे रखी होगी लेट्स से 20,000 तो फिर हमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो पार्टनर की सैलरी में सिर्फ और सिर्फ इतना ही कॉन्सेप्ट होता है कि वो सैलरी मंथली है, क्वार्टरली है और एनुअली है। अगर मंथली होगी तो उसके साथ पर मंथ दिया होगा, क्वार्टरली होगी तो उसके साथ पर क्वार्टर दिया होगा और एनुअली दिया होगा या तो पर एनम दिया होगा या पर ईयर दिया होगा। तो पार्टनर सैलरी का कॉन्सेप्ट इतना ही था। देन हमारे पास जो कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कमीशन। पार्टनर्स को क्या देनी है, कमीशन देनी है। तो इट इज इसके अंदर हमारे पास सिर्फ 2 चीजें होती हैं, एक तो बिफोर चार्जिंग सर्च कमीशन एंड आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। तो ये 2 कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास इन द एप्रोप्रिएशन कमीशन, कि अगर पार्टनर को कमीशन देनी है तो उसके अंदर हमें सिर्फ 2 ही कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करना पड़ेगा, एक तो आफ्टर चार्जिंग कमीशन वाला और बिफोर चार्जिंग कमीशन वाला। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। A partner will get 10% commission on net profit before charging। तो वर्ड क्या है इसके अंदर, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, एंड जो हमारे पास नेट प्रॉफिट था इट विल बी 1,10,000। तो हमारे पास जो हमारा आंसर होगा, जो हमारी कमीशन होगी वो होगी 1,10,000 इंटू 10/100, तो 11,000 विल बी अवर कमीशन जो हमने पार्टनर ए को दी है। बट इसी के अंदर अगर हमारे पास सेकंड केस आता है तो उसमें अगर वो बोलते हैं क्वेश्चन बी विल गिव 10% कमीशन टू पार्टनर, बी विल गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट। किसके ऊपर मिलेगी, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब है, इस पॉइंट का मतलब है कि बी को हमने 10% कमीशन देनी है। किसके ऊपर कमीशन देनी है, नेट प्रॉफिट के ऊपर, और उस नेट प्रॉफिट में से उसकी खुद की कमीशन माइनस होने चाहिए। बट हमें तो पता नहीं इसकी उसकी खुद की कमीशन कितनी है। तो बेसिकली क्वेश्चन हमारे पास क्या बोल रहे हैं कि जो ये 1,10,000 का नेट प्रॉफिट है इसके अंदर प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है एंड उसकी कमीशन भी क्या है, इंक्लूडेड है। प्रॉफिट भी इंक्लूडेड है और कमीशन भी इंक्लूडेड है। कैसे पता चला हमें ये चीज, क्योंकि क्वेश्चन ने साफ बोल दिया कि बी विल गेट 10% कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन, कि इस प्रॉफिट में उसकी कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा
उस प्रॉफिट के ऊपर हमें क्या देना पड़ेगा, बी को कमीशन देना पड़ेगा 10%। मींस इसी के अंदर, इस प्रॉफिट के अंदर ही हमारा जो नेट प्रॉफिट बचा हुआ है वो भी इंक्लूडेड है, और इस लेट से ये प्रॉफिट है जिसके ऊपर हमने कमीशन दी, और ये कमीशन भी इसी के अंदर निकाल कर इंक्लूडेड है। तो ये जो 1,10,000 है, ये इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है। देन अगर ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है तो हम ले सकते हैं कि लेट प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्स, और हमें पता है कि जो कमीशन हमने देनी है वो कमीशन माइनस करके जो प्रॉफिट आएगा, मींस ये जो प्रॉफिट आएगा, बिकॉज ये जो 1,10,000 की हमारे पास जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट के अंदर कमीशन है, जिसको माइनस करके जो अमाउंट बचेगी उसी के ऊपर हमने, वो बचेगी प्रॉफिट, उसी के ऊपर हमने क्या देना है, कमीशन देना है। तो वो ना हमें प्रॉफिट के अमाउंट पता है ना कमीशन की अमाउंट पता है, तो हमें तो इतना पता है कि इस प्रॉफिट और ये कमीशन दोनों क्या है, इस प्रॉफिट के अंदर इंक्लूडेड है। तो लेट दैट प्रॉफिट विल बी एक्स एंड कमीशन विल बी 10% ऑफ एक्स। तो एक्स प्लस 10 अपॉन 100x, तो इट विल बी 110 अपॉन 100 x इज इक्वल टू 1,10,000। तो 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 110, तो इट विल बी 1 लाख। तो जो हमारे पास x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 लाख। मींस जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 1 लाख। तो अगर प्रॉफिट 1 लाख है तो उसका 10% कितना होगा हमारा, 10,000। तो जो हमारी कमीशन होगी वो होगी 10,000। तो या तो हम इसको इस केस से कर सकते हैं, नहीं तो इसके लिए हम एक फॉर्मूला भी यूज करते हैं कि नेट प्रॉफिट इनटू रेट 100 प्लस रेट। अब ये फॉर्मूला क्या है कि जब भी आपको वर्ड आ गया आफ्टर चार्जिंग सर्च कमीशन की कमीशन, तो जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा जिसमें आपने सारी एप्रोप्रिएशन माइनस कर रखी होंगी या नहीं कर रखी होंगी, तो उसके अंदर लेट से 1,10,000 आपका प्रॉफिट था, तो इसके ऊपर जो रेट था वो था 10% अपॉन 110। कैसे पता चला, रेट 100 प्लस रेट, रेट 100 प्लस रेट, तो 1 लाख इंटू रेट, रेट 10 प्लस 100 प्लस रेट, तो इट विल बी 10,000। तो ये हमारी कमीशन कितनी निकल कर आ गई, 10,000 कमीशन निकल कर आ गई। तो हमारे पास कमीशन निकालने के ये दो तरीके हो सकते हैं, इसको हम कोई भी यूज कर सकते हैं। एंड अब जो हमारे पास लास्ट एप्रोप्रिएशन बची है वो बची है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कॉन्सेप्ट। तो लास्ट कंसेप्ट इज अवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इट इज अवर लास्ट कंसेप्ट। तो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने के हमारे पास कितने मेथड्स हैं, देयर आर 3 मेथड्स टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो फर्स्ट मेथड इज इफ डेट इज नॉट मेंशन, मींस हमें क्वेश्चन ने, इसकी हम एग्जांपल करते हैं कि लेट्स ए विल विड्रॉ ड्राइंग्स, मींस वो पैसा जो पार्टनर अपने प्रॉफिट में से क्या कर रहे हैं, विड्रॉ कर रहे हैं अपनी डेली नीड्स के लिए। तो ए विल विड्रॉ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर। ए ने 50,000 विड्रॉ की है इस साल के अंदर। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 10% पर एनम। तो क्या हम डायरेक्टली इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 50,000 के ऊपर 10% लगा देंगे, तो आंसर इज नो। वाई, बिकॉज अगर हमें डेट मेंशन ना हो तो हम हमेशा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज करते हैं वो 6/12 का टाइम पीरियड लेकर चार्ज करते हैं। बिकॉज क्वेश्चन ने बोला है कि ए ने पैसा 50,000 क्या किया, विड्रॉ किया, बट हमें ये नहीं बताया कि उसने वो पैसा विड्रॉ कब किया था। क्या उसने वो पैसा पहले दिन किया है, क्या उसने वो पैसा आखिरी दिन किया है, तो हमें नहीं पता। तो सिर्फ और सिर्फ ये जो कॉन्सेप्ट है जिसमें डेट मेंशन नहीं होगी और 6/12 लेना है, सिर्फ और सिर्फ ये एप्लीकेबल होगा ओनली एंड ओनली ड्राइंग्स। ना ही ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ना ही ये किसी और चीज के लिए अप्लाई होगा, ना ही इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए अप्लाई होगा। ये सिर्फ और सिर्फ जो केस होगा अप्लाई, वो किसके लिए होगा, ओनली एंड ओनली फॉर ड्राइंग। तो ए विल विड्रॉ 50,000 ड्यूरिंग द ईयर एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी 10% पर एनम। Then we calculate interest will be 50,000 and 10%, और साथ में हमेशा हमने क्या लगाना है, 6/12, बिकॉज हमें टाइम पीरियड नहीं दे रखा, तो वो टाइम पीरियड हमने अपनी तरफ से खुद इंट्रोड्यूस करना है।
सेकंड विल बी, तो ये तो था हमारे पास फर्स्ट कंसेप्ट। और जो सेकंड मेथड है वो है हमारे पास इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड इज अ इंपॉर्टेंट मेथड। तो अब फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड के अंदर हमारे पास क्या चीज है? तो इन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड हमारे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालने का एक तरीका है राजी, वो है टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग्स प्लस टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स एंड देन डिवाइडेड बाय 2। तो अगर हम इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करते हैं और समझते हैं तो ऐसा है कि अगर, और ये मेथड कब अप्लाई होगा? जब जो ड्राइंग्स होंगी, सबसे पहले तो जो ड्राइंग्स हैं एक तो वो रेगुलर होनी चाहिए एंड एक फिक्स्ड पीरियड के अंदर होनी चाहिए, और जो अमाउंट है उनकी वो सेम होनी चाहिए, तभी हम उस फॉर्मूले को क्या कर सकते हैं? यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ए विल विथड्रॉ 5,000 पर मंथ, वो हर महीने निकालता है, एंड एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, एंड जो इंटरेस्ट रेट है इसका वो है 10% पर एनम। तो अब हम इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना है, तो सबसे पहले हमने देखना है इसके ऊपर फॉर्मूला कौन सा लगेगा। तो इट इज अवर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, बिकॉज वो 5,000 रेगुलरली विड्रॉ कर रहे हैं, एक फिक्स्ड पीरियड है उसका, एंड दैट अमाउंट विल बी सेम 5,000 पर मंथ। तो 5,000 पर मंथ अमाउंट हमारे पास विड्रॉ हो रही है। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमने टोटल ड्राइंग्स कितनी करी है। तो 5,000 इंटू 12 विल बी 60,000 इंटू 10%, और साथ ही साथ हम फॉर्मूला लगाएंगे टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो बेसिकली अगर हम देखें कि हमारी फर्स्ट ड्राइंग कब हुई थी, तो जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है वो होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है वो ईयर एंड होता है 1 अप्रैल से शुरुआत होती है और उसकी, और 31 मार्च को वो क्या होता है? एंड होता है। तो अगर वो हर महीने की बिगिनिंग को, जो पार्टनर है वो एवरी मंथ की बिगिनिंग को, लेट्स से ऑन 1 अप्रैल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ, मीन्स अगर हमारा एक मंथ है तो उसका जो बिगिनिंग होगी वो 1 अप्रैल होगी और जो एंड होगा वो क्या होगा? 30 अप्रैल। तो 1 अप्रैल को हर महीने वो क्या करता है? पैसा निकालता है। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट उसने कब निकाली होगी? 1 अप्रैल को, सेकेंड विल बी 1 मई को, थर्ड विल बी 1 जून को, एंड ऐसे करते करते जो लास्ट हमारे पास इंस्टॉलमेंट होगी वो कब निकाली होगी उसने? 1 मार्च को टू 31 मार्च। तो हमने देखना है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का टाइम पीरियड कितना है। तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, तो आखिर में जो हमने बेस रखना है वो रखना है 31 मार्च की। कहां तक देखना है कि वो ड्राइंग्स कहां तक हो रखी है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो कितना टाइम पीरियड लेफ्ट है? तो अप्रैल का पूरा मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो देयर विल बी 12 मंथ। एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो लास्ट ड्राइंग हमने कब करी है? तो लास्ट ड्राइंग हमने करी है 1 मार्च को लास्ट ड्राइंग करी है। तो बेसिकली 1 मार्च को भी कंपेयर कब से करना है? 31 मार्च से, कि जो आखिरी ड्राइंग करी थी वो 1 मार्च को करी थी। तो टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर मतलब 31 मार्च तक कितना टाइम बचा है हमारे पास? तो कितना बचा है? 1 मंथ। तो डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास जो टाइम पीरियड निकल कर आया वो आया 6.5, और एवरेज करनी है इसकी तो वो हमेशा किससे करेंगे? 12 मंथ से। तो बेसिकली हमने इसके अंदर क्या समझा कि 1 अप्रैल को हमने फर्स्ट ड्राइंग्स विड्रॉ करी, और कब तक
करी 1 मार्च, तो टाइम पीरियड जो है 1 अप्रैल से 1 मार्च के बीच में नहीं लेना, वो हमने टाइम पीरियड लेना है 1 अप्रैल से लेकर 31, जो ईयर एंडेड है उससे हमने कंपेयर करना है कि ईयर एंडेड हमारा कब था, 31 मार्च। तो फर्स्ट ड्राइंग हमने 1 अप्रैल को करी थी, तो ईयर एंडेड तक कितनी ड्राइंग हो चुकी होगी, तो 31 मार्च तक कितनी हो चुकी होगी और कितना टाइम पीरियड बचा है, तो दैट विल बी 12 मंथ। फर्स्ट मार्च को कितना था, तो ये हमारे पास कितना आ गया 6.5/12। तो हम बेसिकली क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, 12 मंथ प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय 12, तो ये 6.5/12 आ गया। और हमारे पास जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकल कर आया, इट विल बी 60,000 इंटू 10% अपॉन, ये हमारे पास आ गया 6.5/12 का टाइम पीरियड, तो इट विल बी 6,000 इंटू 6.5/12, तो ये आ गया 3150, तो इट विल बी अवर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ऐसे ही हमारे पास ये था हमारे पास एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ। तो अगर ऐसे ही हमारे पास क्या होता है एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, एंड ऑफ द ईच मंथ, तो वो ड्राइंग्स को कब विड्रॉ कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द ईच मंथ, मतलब हर महीने के लास्ट में विड्रॉ कर रहे हैं। तो 12 तो ड्राइंग्स करी उन्होंने, हर साल करी, और आखिरी में करी है मतलब 1 अप्रैल को या 30 अप्रैल को, 30th अप्रैल को। तो 30th अप्रैल से लेकर कब से कंपेयर करना है हमने, 31 मार्च, क्योंकि ईयर एंड हमारा कब है, 31 मार्च को है। तो 30 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, तो ये हमारे पास कितना आएगा, 31 से मार्च तक, ये इट विल बी अवर 11 मंथ्स। और जो लास्ट ड्राइंग हमने करी होगी वो तो 31 मार्च को ही करी होगी, बिकॉज आखिरी मंथ जो हमारा था वो 31 मार्च था। तो आखिरी ड्राइंग हमने जब करी होगी वो 31 मार्च को करी होगी, एंड 31 मार्च को जो हमारी ड्राइंग्स होगी इट विल बी 0, क्योंकि टाइम पीरियड इसके बाद कुछ बचा ही नहीं है। 31 मार्च को 31 मार्च से कंपेयर करेंगे तो इट विल बी 0। तो हमारे पास जो टाइम पीरियड होगा वो होगा 5.5/12। तो ऐसे ही ये तो था मंथ का कॉन्सेप्ट, और ऐसे ही हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आएगा वो आएगा क्वार्टरली कॉन्सेप्ट। तो क्वार्टरली कॉन्सेप्ट के अंदर क्या होगा कि हमारे पास 4 क्वार्टर्स होते हैं। लेट्स से 1 अप्रैल से लेकर 30 जून, 1 जुलाई से लेकर 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से लेकर 30 दिसंबर, एंड 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च तक। तो ये 4 क्वार्टर है। तो अगर हमें क्वेश्चन आता है कि जो ड्राइंग्स विड्रॉ करी है ए ने, ए विड्रू 5,000 पर क्वार्टर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर की शुरुआत के अंदर उसने विड्रॉ करनी है। तो हम जो ड्राइंग निकालेंगे, सबसे पहले तो 5,000, कितनी ड्राइंग्स करनी है पूरे साल के अंदर, 4, तो 5,000 इंटू 4, रेट ऑफ इंटरेस्ट विल बी 10%, एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो फर्स्ट ड्राइंग कब करी थी, 1 अप्रैल को, और किससे कंपेयर करना है हमेशा, ईयर एंड, तो ईयर एंड विल बी 31 मार्च, तो कितने मंथ्स हैं 12। लास्ट ड्राइंग विल बी 1 जनवरी, बिकॉज क्वार्टर है तो आखिरी ड्राइंग कब करी होगी, पहली ड्राइंग, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो 1 जनवरी, और कंपेयर कब से करना है 31 मार्च से, तो इट विल बी 3 डिवाइडेड बाय 2, तो 7.5/12। तो ये हमारा हो गया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। और अगर ऐसे ही हमारा ये होता है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, तो एंड ऑफ द ईच क्वार्टर के अंदर हम क्या देखते हैं कि उसने कब से विड्रॉ करी है, पहली ड्राइंग 30 जून, सेकेंड विल बी 30 सितंबर, थर्ड विल बी 30 दिसंबर, एंड फोर्थ विल बी 31 मार्च। तो एंड ऑफ द ईच ड्राइंग के अंदर करेंगे तो इट विल बी बेसिकली 50,000 फॉर 10% इंटू टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, 30 जून से लेकर 31 मार्च तक कितना टाइम पीरियड बचा है, 9 मंथ्स। देन 31 मार्च को आखिरी ड्राइंग करिए तो कोई भी नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 2, तो 4.5/12, तो इट विल बी अवर क्वार्टरली कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली ये जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था, इसी के अंदर हमारे पास हाफ ईयरली कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा भी दे देता है कि जो ईयर एंड है हमारा, ईयर एंडेड विल बी 30 सितंबर, तो ईयर जो हमारा एंड हो रहा है वो 30 सितंबर को एंड हो रहा है, और पार्टनर ने विड्रॉ किए हैं 1 अप्रैल से, उसने क्या की है ड्राइंग्स विड्रॉ करनी शुरू कर दी है। तो 1 अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक उसने विड्रॉ करी है। तो सबसे पहले तो
हमें ये पता है कि जो भी ड्राइंग्स होंगी, लेट्स से ड्राइंग विल बी 4000, तो उसको मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 6 से, बिकॉज कितनी ड्राइंग्स विड्रॉ करी है, 6 करी है। रेट विल बी 10% एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। तो अगर वो बिगिनिंग से विड्रॉ कर रहा है और जो आखिरी है वो 31 दिसंबर नहीं, 31 मार्च नहीं है, क्योंकि ईयर एंडेड उन्होंने बोल दिया 31 सितंबर है, तो हमारी अगर वो बिगिनिंग से विड्रॉ करता पैसे तो अप्रैल मई, तो इसके अंदर टाइम पीरियड कितना होता है 6 प्लस, और आखिरी ड्राइंग कब करी थी 1 सितंबर को, तो 1 डिवाइडेड बाय 2। ये 6 कैसे आया, बिकॉज अगर उसने ड्राइंग्स विड्रॉ करी थी पार्टनर ने 1 अप्रैल को करी थी और ईयर एंड जो हो रहा है हमारा 31 सितंबर, तो हमने कंपेयर किसके साथ करना है, 31 सितंबर तक का ही टाइम पीरियड कंपेयर करना है, यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इट विल बी अ टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 6 मंथ। एंड अगर ये होता कि एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग, तो 1 सितंबर को करी थी, बिकॉज इट इज द बिगिनिंग ऑफ द ईच मंथ एंड इट विल बी अवर 3.5/12। तो ये बेसिकली हमने हमेशा टाइम पीरियड देखना है और फॉर्मूला यूज करना है, टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग एंड टाइम पीरियड लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। तो इट विल बी अवर फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और जो नेक्स्ट मेथड है हमारे पास, वो है हमारे पास प्रोडक्ट मेथड, और लास्ट मेथड है टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो प्रोडक्ट मेथड बहुत इजी मेथड है। प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, व्हेन ड्राइंग्स आर डन, जब हम ड्राइंग्स करेंगे नॉट फिक्स पीरियड के बेसिस के ऊपर, मतलब इसको फिक्स्ड पीरियड के बेसिस के ऊपर नहीं किया जाएगा, देन वी आर यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। लाइक प्रोडक्ट मेथड कैसे यूज करेंगे, लेट्स से पार्टनर विल बी विड्रॉ, फर्स्ट ड्राइंग विल बी 1 अप्रैल को वो कितने में से विड्रॉ करता है 20,000, 1 अक्टूबर को वो कितने पैसे विड्रॉ करता है 10,000, 1 जनवरी को वो कितने पैसे विड्रॉ करता है 5,000, 1 फरवरी को वो कितने पैसे विड्रॉ करता है 10,000। तो कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो हमने अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐसे कैलकुलेट करना है जब हमारे पास ड्राइंग सेम ना हो और एक साल में पार्टनर ने कई बार ड्राइंग करी हो, देन वी आर यूजिंग प्रोडक्ट मेथड। तो इस प्रोडक्ट मेथड में हमारे पास सबसे पहले लिखेंगे डेट, इधर अमाउंट, इधर टाइम पीरियड, अब टाइम पीरियड और इधर लिखेंगे प्रोडक्ट, एंड वी आर यूजिंग फॉर्मूला टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट इनटू 1/12। तो टाइम पीरियड इसमें क्या लेंगे, सिर्फ 1/12। तो जैसे अगर इसमें मैं टाइम पीरियड बोलूं तो 1 अप्रैल को पार्टनर ने 20,000 विड्रॉ किए, तो 31 मार्च तक हमने कंपेयर करना है कि कितने टाइम पीरियड तक उसने इस पैसे को यूज किया। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक कितने महीने हो गए, 12 महीने। तो 12 महीने तक उसने इस पैसे को क्या किया, यूज किया। ऐसे ही इसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ किया, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो कितने महीने तक यूज किया 6 मंथ तक। इसने कितने महीने तक यूज किया 3 मंथ्स तक। इसने कितने महीने तक यूज किया, फरवरी एंड मार्च, तो 2 महीने तक इसने क्या किया, यूज किया इस पैसे को। तो इनका प्रोडक्ट करेंगे तो 2,40,000, it will be 60,000, it will be 15,000, it will be 20,000. So their total will be 3,35,000. 3,35,000 और फिर हम सीधा एक फॉर्मूला यूज कर देंगे, टोटल ड्राइंग्स 3,35,000 इंटू रेट, लेट रेट विल बी 10% पर एनम, तो 10% इंटू 1/12। तो टाइम पीरियड हम इसमें क्या लेंगे 1/12, बिकॉज टाइम पीरियड का इफेक्ट हमने इधर टोटल करके नेट इफेक्ट 0 कर दिया है, ठीक है ना। तो अब हमारे पास जो इंटरेस्ट आया वो आया 3 लाख इंटू 1/12, तो इसका जो भी इंटरेस्ट आया, तो दैट इज अवर प्रोडक्ट मेथड। ये प्रोडक्ट मेथड कब अप्लाई होगा, जब हमारी जो ड्राइंग्स होंगी वो सेम नहीं होंगी बट ड्यूरिंग द ईयर होंगी, सेम नहीं होंगी और ड्यूरिंग द ईयर होंगी, देन वी आर यूजिंग अवर प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड यूज करने के लिए फिक्स्ड पीरियड नहीं होना चाहिए, और उसके लिए यूनिवर्सल फॉर्मूला क्या है, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 1/12, टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 1/12। और उसके लिए एक फॉर्मेट तैयार करते हैं, डेट, अमाउंट, टाइम पीरियड एंड प्रोडक्ट। तो डेट विल बी 1 अप्रैल, अक्टूबर, जब जब हमें क्वेश्चन ने दिया होगा कि कैसे कैसे पार्टनर ने विड्रॉ किया है। तो ये था बच्चे हमारे पास ड्राइंग का कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट करेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू।